आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो बात में दम है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मॉनसून पूरे देश में दस्तक दे चुका है। आसमान से बरसाती बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का कहर गांव-गांव, शहर-शहर देखा जा रहा है। आसमान से बरस रही बारिश की बूंदें नदियों के जलस्तर को बढ़ा रही हैं, जिससे नदियां पूरे उफान पर हैं। उफनती नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं बारिश और बाढ़ के मंजर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। जगह जगह राहत शिविर लगाए गए हैं। बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बाढ़ और बारिश के बचाव को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसके साथ ही आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बारिश बाढ़ का अटैक, पहाड़ से मैदान तक अलर्ट। लहरों से सावधान, आफत में आ जाएगी जान। मॉनसून की दस्तक, डूबा शहर, बह गई सड़क। सावन का महीना है और पूरे देश में मॉनसून की बारिश हो रही है। पहाड़ हो या मैदान, बिहार हो या राजस्थान, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, बारिश आई तो साथ में आफत लेकर भी आई। कहीं पहाड़ टूट गए, गाड़ियां बह गई तो कहीं सड़कों पर समंदर आ गया। पूरे देश में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। इंद्रदेव अपनी मनमानी कर रहे हैं। आसमान से बरस रही एक एक बूंद इंसान के आशियानों की बुनियाद को हिला रही है। कुदरती कहर है, इसके आगे हर आदमी बेबस और बेअसर है। लगातार बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर। आसमानी बारिश से देश के कई शहरों के हाल बेहाल हैं। तेज बारिश का आलम ऐसा है कि ना तो सड़क का पता चल रहा है और ना ही तालाब का। सब एक हो चुका है, एक में मिल चुका है, जहां तक कि रेगिस्तान राजस्थान तक को मॉनसून ने पानी पानी कर दिया है। यूपी में शारदा नदी उफान पर, इसके साथ ही गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर खौफ पैदा कर रहा है। नदियों के किनारे बने घर खतरे की चपेट में हैं, लिहाजा वहां से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। नदियों के लगातार कटाव को देखते हुए हर कोई डरा हुआ है। नदियों के किनारे बसे यूपी के हर जिले में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के कहर से बचने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्य सचिव अधिकारियों को फरमान, मौसम की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने के आदेश। हर गांव में रेन गेज के कार्य को तेजी के साथ पूरा किया जाए। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को 24 घंटे एक्टिव मोड भी रखा जाए। राहत एवं बचाव कार्य में आपदा प्रबंधन मित्र, सिविल डिफेंस और स्वयं सेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ली जाए। बाढ़ के दौरान जल भराव की स्थिति होने पर पशुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। इसके लिए जिलों की स्थिति का चयन किया जाए। बाढ़ से संबंधित कार्यों की फंडिंग जनवरी से हमको उपलब्ध करा देते हैं जी। तभी हमारी परियोजना स्वीकृत हो जाती है। तो हमने इस साल 272 परियोजनाओं को चयनित किया था जी। और सारी की सारी परियोजनाएं हमारे सेफ लेवल पे ऊपर है और हम सुरक्षित हैं। 15 जून के बाद में जो स्थिति बनती है, हमको बाढ़ के लिए फ्लड फाइटिंग का काम हमारे पास शेष रह जाता है कि जहाँ जहाँ घटना हो रही है हम उसको लगातार वॉच करें, तटबंधों को हम लगातार वॉच करें और उस पे हम अपनी सारी टीम हमारी लगी हुई है। तटबंधों पे लगातार घूम रही है, नदियों के किनारे हमारी लगातार घूम रहे हैं। लेकिन कुदरती कहर के आगे इंसानी संसाधन हार गया है। लगातार बारिश और जल जमाव से दौड़ती भागती जिंदगी थम सी गई है। बारिश से गाड़ियां दरिया बनी सड़क के बीच हिचकोले खा रही है। लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। जान जोखिम में डालकर दूरी तय की जा रही है। कुल मिलाकर बारिश और बाढ़ का ये हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं और डरा देने वाली हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाढ़ अपना इतना विकराल रूप दिखाएगी, क्योंकि हर और यही कहा जा रहा है कि ये इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ने वाली हर जगह बारिश हो रही है। लेकिन इसके लिए क्या इंतजाम है, और इंतजाम के ऊपर भी अगर राजनीति होती है तो फिर सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे, सवाल विपक्ष से भी पूछे जाएंगे कि विपक्ष में होने के नाते क्या कुछ किया जा रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूं। मनोज पंडित हमारे साथ नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार पर्यावरणविद हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी राय मशवरा लेंगे। और पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में पंकज कुमार जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्या ये हकीकत है, और जो तमाम पर्यावरणविद, तमाम जो वैज्ञानिक है कह रहे हैं, वो ये हकीकत है कि जो परिस्थितियां हैं वो पिछले कुछ सालों से बदली हैं, लेकिन ये बदली हुई परिस्थितियां आगे और कितनी तबाही मचाएंगी, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये कुदरत का कहर है, तो कम से कम मैं तमाम न्यूज़ चैनल या अखबारों के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की तो मजबूरी हो सकती है कि वो कोई सा भी नाम दें, मगर एक पत्रकारों को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इसे ये कुदरत का कहर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मैन मेड डिजास्टर है। पिछले पेरिस में हुए पर्यावरण सम्मेलन से लेकर अब तक में सरकार के पास विभिन्न तरीके की रिपोर्ट्स आती रही हैं। हम लोगों ने भी समय समय पर उनको चेताया है, और जो कुछ भी आगे घटना घट सकती है, स्थिति भयावह हो सकती है, इसके बारे में हमेशा अपने तरफ से जो हम लोग कर सकते हैं वो सूचनाएं देने की कोशिश की है। और सरकार के पास भी पर्याप्त जानकारी रहती है, वो हम लोगों की सूचनाओं की कोई मोहताज नहीं है। लेकिन सोचने की बात यहाँ ये है कि जो हमारा विकास का रफ्तार है ना, चाहे, और इस मामले में सभी सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो और किसी भी राज्य की हो ना, सभी सरकारें एक जैसा व्यवहार कर रही हैं। अगर वो अपने दिल पे हाथ रखकर पूछें ना कि क्या इस विकास के रफ्तार में पर्यावरण के वो तमाम नियम कानून का धत्ता नहीं बताया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई माकूल जवाब होगा। मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रोग्राम में यही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने एसडीआरएफ के बजट में अगर 2021 से लेकर 2026 तक को देखा जाए तो 1,28,000 करोड़ का आवंटन हुआ है, जिसमें से 6,000 करोड़ जो है ना वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। पिछले साल के 2022-23 के बजट में दिल्ली सरकार ने भी करीबन 6,000 करोड़ का आवंटन किया था। तो सरकार अपने इन तमाम खर्चों का क्या ब्यौरा दे सकती हैं कि उन्होंने पिछले साल जो काम किया वो किस तरीके से पूरा हुआ, जो इस साल वो सब कुछ धराशायी हो जाता है। तो एक तरफ सरकार की जो उदासीनता है, और अक्सर बात हमेशा तू में बदल के रह जाती है, और बेचारी जनता या हताशी जनता वो सब कुछ हर साल भुगत रही होती है। चीजों का नतीजा। ठीक है, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई, और मुझे लगता है मनोज जी हैं हमारे साथ। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मनोज जी के पास लौटेंगे। डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि इसे प्राकृतिक आपदा कहना गलत होगा? ये मैन मेड डिजास्टर है। हम जो कर रहे हैं पहले तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके बाद सरकारें क्या कर रही हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। देखिए, मैं पर्यावरणविद से जो बात कही उन्होंने, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए, समय समय पर कार्यशालाएं होती हैं, देश में विदेश में अधिकारी जाते हैं और हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट जाते हैं। इन लोग अपनी वहाँ पर मेहनत करके काम करके आते हैं, पूरा मसौदा तैयार करते हैं, जो भी डेवलपमेंट आने वाले हैं भविष्य में, उनकी वो एक सूचनाएं जो हैं अपने यहाँ आकर मीटिंग करते हैं, शेयर करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये कोई प्राकृतिक आपदा इसलिए नहीं कही जाएगी, ये हर साल आती है। कभी पानी ज्यादा आता है, कभी थोड़ा कम आता है,
लेकिन बाढ़ का विषय कोई पहली बार नहीं हो रहा है, सदियों से बाढ़ का विषय चला आ रहा है। ठीक। इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं साइंस का भी स्कॉलर रहा हूँ और अधिकारी भी रहा हूँ, तो उसमें मेरा एक सुझाव ये है कि जब सरकारों को पैसा दिया जाता है, आवंटन किया जाता है, किस लिए दिया जाता है कि ये जो है वहाँ की जो नालों की सफाई है, उनके नालों के हिसाब किताब देखे जाए कि सफाई हुई कि नहीं हुई। नहरें हैं हमारे यहाँ, उत्तर प्रदेश हो या हर जगह जो नदियों से नहरें निकली हैं, फिर उनके साथ में बांध लगे हुए हैं, ना तो नदियों की सफाई होती है। आपने देखा होगा नदियों के नाम पे करोड़ों रुपए ले लिया जाता है, कभी सफाई नहीं होती। देखिए जब सीजन खत्म हो जाता है, यानी बारिश का मौसम खत्म हो गया, तो आपने दिल्ली में भी देखा होगा, सभी जगह देखा है, नदियां सूख जाती हैं। जब नदियां सूख जाती हैं तो ये बाढ़ के समय जितना कूड़ा कचरा और मिट्टी लेके आई जाती है, इन मिट्टी को अगर गहराई से साफ कर दिया जाए और उसकी सफाई करने से क्या होगा कि जब बाढ़ आएगी तो वो अपने लेवल में पानी बहेगा और वो प्रॉपर तरीके से नदियों के अंदर चला जाएगा। कभी दिल्ली में मैंने देखा था, सन 80 की बात कर रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में आया था, उस वक्त देखा था कि बारिश होती थी, पता नहीं चलता था कि बारिश कहाँ चली गई। आज जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, सारी बातें हो रही हैं, और न तो किसी भी नहर का कभी सफाई नहीं की जाती, भले से सिंचाई विभाग के जो भी अधिकारी कुछ भी कहें, सारे झूठे बिल बनते हैं और उनके बिल ड्रॉ कर लिए जाते हैं। सरकार को कागजों में काम दिखा दिया जाता है कि हमने बांध का काम किया, हमने नदियों की सफाई की, हमने नालों की सफाई की। अगर उन्होंने सफाई की होती तो आज ये क्यों लॉगित होता पानी। इसीलिए ये प्रलय दिख रही है, ये प्रलय अपने आप मैन मेड की गई, जो आपने कहा बिल्कुल 100% सही कहा, ये मैन मेड है। यानी इसको जो है, चाहे वो नेता है वो भी खा रहे हैं पैसे को, चाहे वो अधिकारी हैं वो भी पैसे को खा रहे हैं, पैसे का सही सदुपयोग नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मेरे सीधा सा सवाल ये है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? जब समस्या आ जाती है तो उसके बाद फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कैसे राहत बचाव का कार्य किया जाए, कैसे लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए, लेकिन क्यों ना इससे पहले की तैयारी की जाए कि बाढ़ जैसी समस्या है ना। आपके सामने पंकज जी ने भी अपनी बात रखी, डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी ने भी अपनी बात रखी। ये जो बजट का जो हेरफेर है, ये कहाँ हो रहा है? आप तो बजट बना देते हैं, पहुंचा भी देते हैं, लेकिन वो लग कर रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी हमारे से जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि बजट लेट पास होता है, हमारे तक लेट पहुंचता है, तब तक तो मानसून का सीजन भी आ जाता है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप देखिए, ये चूंकि स्टेट ये सारा मामला राज्य सरकार के पास है और राज्य सरकार केजरीवाल जी के पास है, एमसीडी केजरीवाल जी के पास है। केजरीवाल की बात मत केंद्र करिए। सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार तो आपको बात मत बजट दे करिए। सकती है ना। सारे अब लोगों आप की उस बात बजट को लगाएंगे हर नहीं, प्रदेश की बात उसको करिए। कार्यान्वित नहीं करेंगे तो उसमें राज्य बात सरकार करेंगे, कुछ कर नहीं सकती। आप ये मेरा अनुरोध है बीजेपी इसमें मनोज जी, बजट ये मैंने इसलिए विपक्ष के किसी नेता को नहीं बिठाया क्योंकि मैं इसमें कोई केजरीवाल की बात मत राजनीतिक करिए। एंगल ढूंढ ही नहीं रही हूँ। मैं नहीं, इसमें नहीं, कोई आप ये राजनीति बताइए, नहीं चाहती, नेताओं की बात और ये करिए। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, ये मैं हर राज्य की बात कर रही हूँ। आप तो केंद्र में हैं, सत्ता में हैं, चाहे वो राजस्थान तो हम हो, जानना चाहे चाहते हैं कि बिहार हो। क्या कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं कि ये जो लगातार बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी किए जा रहे हैं, तालाब खत्म हो रहे हैं, क्या इस पर संज्ञान लिया जा रहा है? नदियों में वेस्ट ट्रीटमेंट जा रहा है, इसके ऊपर कौन ध्यान दे रहा है? पहाड़ों में जाकर के लोग पिकनिक स्पॉट मानते हैं, वहां जाकर के पहाड़ों में प्लास्टिक्स फेंक आते हैं, तो क्यों ना ग्लेशियर्स पर असर पड़े? इन सब चीजों के लिए आप कौन सी मुहिम शुरू करेंगे? हम बहुत तारीफ करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत मोदी जी ने की थी, उसका एक व्यापक असर पड़ा था, लेकिन क्या सिर्फ एक अभियान से कुछ हो पाएगा? नहीं, एक अभियान नहीं। आप ये देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हम लोगों ने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा मंत्रालय बना दिया और उस मंत्रालय के तहत काम हो रहा है। आप गंगा सफाई अभियान और सारी चीजें सब चल रही है, पर लेकिन अब जिस की बात हम अभी कर रहे हैं वो पहले भी ये है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल जी ने काम नहीं किया या चीजें हैं तो आज उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। आप ये देखिए, जनता आज घरों से बेघर है, आज चीजें हैं, कहाँ है केजरीवाल जी? कहाँ चीजें नजर नहीं आ रहे हैं? केजरीवाल को अरे अकेले पूरे देश में केजरीवाल जी जिम्मेदार है क्या? आप मुझे ये बताइए। पूरे देश कितने नहीं, पूरे देश में केजरीवाल जी जिम्मेदार है। राजस्थान है, आप केजरीवाल को याद आता है। आपका क्या कंट्रोल है देश में? नहीं, आप अच्छा तो बादल फटेगा तो उसमें क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे क्या? या हम कंट्रोल कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर पाएगी?
नहीं तो आप बतौर केंद्र सरकार में रह करके क्या तैयारियां की जा रही हैं उसके बारे में तो हम सवाल जवाब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो केजरीवाल जी को हम चर्चा में बुलाएं और केजरीवाल जी जवाब देंगे? नहीं, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, सारी चीजें काम हो रहा है। आप हिमाचल में, अरे मनोज जी उसी के बारे में तो कह रही हूँ, ये तो बाढ़ के बाद की बातें हैं, बाढ़ से पहले की बात कौन करेगा? जो उत्तराखंड में देखिए आप, उत्तराखंड में कहा एक एक चीज को क्या उत्तराखंड में किया जा रहा है, होटल के होटल बह गए, दिल्ली में सड़कें चली गई हैं, क्या बात करते हैं? एक ऐसी सारा इंक्रोचमेंट है वहाँ पे पहाड़ों हो पे गई कि सारे मंत्री नहीं पहाड़ों में सारा इंक्रोचमेंट है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे उत्तरांचल हो। जॉल की हालत मैंने देखा है हो रही है। लुटियन जॉल के मिनिस्टर से घर में 3-3, 4-4 फीट पानी ये है, ब्लेम करने से नहीं चलेगा। केजरीवाल जी घर में पानी चला गया, उपाय सोच रहा हूँ। कहीं ना कहीं इन चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? या तो एमसीडी हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, इनको पहले से नहीं पता था बरसात आने वाली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी हैं क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में आप कहाँ बाढ़ आ रही है? उत्तराखंड में केजरीवाल जी हैं क्या? नहीं तो उत्तराखंड में आप, उत्तराखंड की स्थिति आपके सामने है। मुझे आप एक बड़ी घटना बताइए उत्तराखंड की बड़ी घटना वहां हो रही है, बताइए आप मुझे उत्तराखंड की घटना बताइए। या तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है या फिर आप न्यूज़ 1 इंडिया की रिपोर्ट्स नहीं देखते हैं। हम तो दिखाते हैं उत्तराखंड में किस तरह से होटल के होटल बह जा रहे हैं। उत्तराखंड में नहीं, वो हिमाचल की घटना है, वो हिमाचल की घटना है। जो होटल बहा है वो कुल्लू के हिमाचल की घटना है, जो होटल पूरा बह गया, गाड़ियां बह गई, चीजें बह गई, वो वहाँ की उत्तराखंड गवर्नमेंट। अच्छा, उत्तराखंड में सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सब ठीक नहीं है, पर लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। आप ये देखिए कि अभी बरसात जो हो रही है वो बरसात इतनी ज्यादा हो गई। ये तो वही बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली आती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि कोई खतरा नहीं है। ये तो वही बात हो गई। आंखें बंद करने की बात नहीं है, पर जो प्राकृतिक आपदा है वो कौन रोक सकता है उसको, ये बताइए ना। आप दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली में सारी चीजें हैं, आप कहते हैं हथनी कुंड से आपने पानी छोड़ दिया, चीजें कर दी, दिल्ली में पानी आ रहा है। तो अब जहां पर स्थिति कंट्रोल, जहां पर पहले से पता था चीजें होने वाली है, आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया? दिल्ली का पानी नोएडा भी आ रहा है, जो बिल्कुल दिल्ली से लगी हुई है, हरियाणा में भी जा रहा है, जमुना बाढ़ के। अच्छा, अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाते जवाब ना दें, मेरा एक सीधा सा एक ह्यूमन टू ह्यूमन सवाल है। क्या आपको लगता है, मेरी बात सुनिए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली इतनी बड़ी प्रलय के लिए तैयार थी? बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दिल्ली इतनी बड़ी उसके लिए तैयार नहीं थी, पर लेकिन अब चूंकि पानी इतना ज्यादा है, आप जितना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप जितने लोग जमुना के किनारे रहते थे सबको रेस्क्यू करके सबको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सबको कपड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, सबको टेंट लगाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। एक आदमी आम आदमी पार्टी का हो तो मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए। पंकज जी मैं आ रही हूँ, डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी मैं आ रही हूँ। पंकज जी आप मुझे बताइए, वेयर वी आर लैकिंग, हम कहाँ असफल साबित हो रहे हैं, कहाँ हमारी गलती है? देखिए, आंकड़ों के आधार पे या सरकारों के किए हुए कार्यों का आकलन करके बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, मगर उसके बताने से सरकारों के कान पर कोई जू रेंगेंगे या सरकार कोई एक्शन लेगी, मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। मैं किसी भी सरकार की बात मैं कह रहा हूँ, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो नदी प्रधान देश है और प्रकृति की पूजा करने वाला देश है। यानी कि भारत जो है वो एक तैरने वाला समाज था जो आज डूब रहा है ना, और सरकार और समाज दोनों बेबस और लाचार खड़े। और इस लाचारी में सरकारों ने सिर्फ अपने हाथ खड़े करने के अलावा या जो आवंटन करते हैं उस आवंटन का छाती पीट कर बताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके बस में है ही नहीं। क्योंकि जब आप विकास के बहुत सारे ऐसे कार्य मैं गिना सकता हूं, इस छोटे से प्रोग्राम में बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ समाज को चेताने की बात कह रहा हूं कि आप इस बदहाली के लिए मजबूर हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं जब विकास के कैसे कार्य हैं जहां पर कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, मगर आप दोनों को गलबहिया डालकर एक दूसरे के बारे में अच्छा कहते हुए सुनेंगे। इस विकास के कार्यक्रम में आप चाहे उस सड़कों का चौड़ीकरण हो ना, या रिवर बेड में बनाए जाने वाले बड़े बड़े बहुमंजिल इमारतें हों, इस पर और किसी की भी कोई ऐसी जो है आप कोई कानूनी कार्रवाई होते हुए नहीं देखेंगे। बड़े आराम से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई इसमें
बादल के फटने या हम तो आवंटन ही कर सकते हैं। ये शायद मालूम नहीं होगा कि जब भी कोई एक नदी जब एक राज्य से बहकर दूसरे राज्य में चली जाती है तो उसी वक्त उसको इंटर स्टेट रिवर कहते हैं और उस पर राज्य सरकारों का अधिकार खत्म हो जाता है और उस पर राज्य और केंद्र की साझेदारी जो है बन जाती है। तो जो भी आज की स्थिति में बाढ़ में, चाहे वो दिल्ली की स्थिति हो या उत्तराखंड की हो या उत्तरांचल की हो, जिसकी भी हो या हिमाचल की हो ना, आप वो सारी नदियों पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाने से लेकर उस पर राहत कार्य से लेकर और हर एक चीजों के लिए बराबर की जिम्मेवार है। और इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी कल ही या परसों उत्तराखंड की सरकार और हिमाचल सरकार दोनों ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। क्यों उनको नहीं मालूम है, ये तो उनकी स्थिति नहीं उनको पता होगा। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी, इसी के साथ साथ पहाड़ों को लेकर के एक बड़ी चिंता है, कटते पहाड़, टूटते पहाड़ और लगातार दरकते पहाड़, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आपको याद होगा कि चिपको आंदोलन बहुगुणा जी ने चलाया था वहां पर। किस लिए चलाया था? कि पर्यावरण को उनको बचाना था। जितने प्रोजेक्ट जा रहे हैं उसमें सीधे सीधे पेड़ों को कटान की जाती है। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों को रोकती हैं। और क्या जो भूस्खलन हो रहा है उसके लिए क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? इसी के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें सब मिले हुए हैं, ऐसा कोई नहीं कि ना मिला हुआ। अधिकारी भी मिले हुए हैं, पॉलिटिशियन भी मिले हुए हैं और पर्यावरण को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जिसकी वजह से ये कभी इसकी टोपी उसके सर पर ना देते, उसकी टोपी उसके सर पर ना देते। कोई भी देश के लिए काम नहीं करना चाहता। अब मैं तो ये कहूंगा कि केंद्र की भी सरकार है, वो ज्यादा अपनी प्लानिंग कर सकती है, उनको आदेश दे सकती है, लेकिन पालन जो किया जाता है वो निचले स्तर पे किया जाता है और प्रदेशों में किया जाता है। अभी मैं इससे पहले भी जिक्र कर रहा था कि जितनी भी नहरें हैं उन नहरों को समय से सफाई की जाए तो जो नदियों का पानी आता है वो सही तरीके से जाएगा। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है। मनोज जी आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, माफी के साथ मोहम्मद आमीन जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। मनोज जी, ये जो मॉनसून से पहले की तैयारी है वो 2 से 3 महीने या 4 से 5 महीने की तैयारी नहीं है, ये तैयारी है साल भर पहले की। क्यों ये तैयारी हमें दिखाई नहीं देती है? आखिरकार आप और जागरूकता अभियान चलाइए। अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के असमर्थ हैं, आप आम जनता को भी जोड़िए, स्वच्छ भारत की तरह और जागरूकता अभियान लाइए, क्योंकि अब ये इस चीज की इस वक्त की नेसेसिटी है। बहुत जल्दी से बताइएगा। कीर्ति जी, सिंचाई विभाग साल भर काम करता है। हाँ। इन्फॉर्मेशन साल भर काम करता है, 3 महीने के लिए नहीं करता। ठीक है मनोज जी, बहुत जल्दी से। हाँ, अब मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये तैयारी करनी है, आज दिल्ली कहाँ खड़ी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, अगर राज्य सरकार नहीं कर रही तो आपके हाथ में शक्तियां है ना, आप कीजिए राज्य सरकार को जाकर के, आप कुछ भी कीजिए, आपके हाथ में तो शक्ति है। राज्य सरकार को डांट लगाइए, फटकार लगाइए, कोर्ट में बात लेकर के जाइए, लेकिन जनता के हित में कुछ करिए तो सही। आप कीर्तिका जी एक सॉलिड कदम उठाने की बात कर रही है, एनडीआरएफ की टीम लगाई जा रही है, सारी चीजें कर रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, सबको बुलाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी स्थिति को काबू में कर लिया जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत आएगी। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा कहना यही था कि बाढ़ के बाद की, हेवी मॉनसून के बाद की तैयारियां तो हम देख लेते, लेकिन उससे पहले की तैयारियां शायद जनता नहीं देख पाती है, उसे भी पब्लिक डोमेन में रखने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।